दोस्तों यूट्यूब का हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि अपने आप में इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। सभी कंपटीशन एवं बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों, क्योंकि ये मानव जीवन का दैनिक जीवन का संबंधित टॉपिक है। प्रत्येक दिन मानव इसका यूज करते हैं भोजन को पाचन करने का। जो कि आप भोजन ग्रहण करते हो तो उसे पाचन करने में जो कौन से अंग आपके कार्य करते हैं, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आज आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, किसी भी टॉपिक पर आप इसमें डाउट नहीं होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे हाई स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, उस पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो मैं आपको बताता हूं। भोजन पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। यानी जो भोजन होता है वो हमारे 5 प्रकार की प्रक्रिया होती हैं। इन 5 अवस्थाओं से गुजरकर ही उसका भोजन का पाचन हो पाता है पूर्ण तरह से। तो देखते हैं क्या 5 वो अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहली अवस्था होती है अंतर्ग्रहण, जिसे बोलते हैं इंजेंशन। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण इंजेंशन क्या होता है? भोजन को मुख में लेना। यानी जैसे ही आपने भोजन को मुंह में रखा तो वही आपकी पाचन प्रक्रिया शुरू हो गई। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन की पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो मुख से, यानी मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी भोजन को मुंह में रखना ही क्या कहलाएगा? अंतर्ग्रहण यानी इंजेंशन। उसके बाद आपने उसे दांतों से चबाया, ठीक है, तो उसका शुरू क्या कर दिया आपने? पाचन। तो उसके बाद क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। तो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन कहलाता है। यानी भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। ठीक है, तो जो कि मुख से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अंदर जो अंग है हमारे, अमाशय, छोटी आंत, अग्नाशय, इन सारे से जो रस जो मिलता है वो भी इनका पाचन करता है। किसका? भोजन का। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई, भोजन को मुंह में रखना यानी कि अंतर्ग्रहण और भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ना यानी कि पाचन। उसके बाद अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो पच गया है भोजन, तो पचे हुए भोजन को रक्त में पहुंचाना। ठीक है, अब जो भोजन पच गया उसको रक्त में पहुंचाना ऊर्जा के रूप में। तभी आपको एनर्जी फील होती है। जब आपने भोजन ग्रहण कर लिया उसके बाद आपका भोजन पच जाता है, आपको ऊर्जा महसूस होती है। ठीक है, तो ऊर्जा के रूप में जो पहुंचता है उसे बोलते हैं अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पचे हुए भोजन के ऊर्जा के रूप में यानी रक्त में पहुंचना ही क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो ऊर्जा आपके शरीर में आ गई तो आपको एनर्जी महसूस होगी, तो उस एनर्जी को खर्च करना यानी उस एनर्जी का उपयोग करना, तो उसे कहते हैं स्वांगीकरण यानी असेंबलीलेशन। ठीक है, तो ऊर्जा का उपयोग करना आप किसी कार्य में, जैसे दौड़कर, खेलकर, पढ़कर, ठीक है, या कोई अन्य कार्य कर कर जो आप ऊर्जा का उपयोग करते हो तो वही क्या करते हो? स्वांगीकरण। ठीक है, असेंबलीलेशन। ठीक है, उसके बाद आपने जो भोजन पच गया, अब उसका जो वेस्टेज पार्ट बचा यानी कि जो अपचा भोजन बचा, जो नहीं पच पाया, ठीक है, पूर्ण तरह से, जो कि अब उसका वेस्टेज बचा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मल परित्याग यानी डिफिकेशन। तो आप अजय भोजन को त्यागना यानी गुदा द्वार दाना यानी एनएस द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? मल परित्याग यानी कि डिफिकेशन यानी कि एनएस द्वारा इसे हम त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रक्रिया होती है भोजन को पचाने की संपूर्ण अवस्था में। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं जो भोजन होता है उसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि भोजन हमने जो ग्रहण करते हैं उसके अंदर क्या तत्व हमें मिलते हैं। ठीक है, तो हम क्या ग्रहण करते हैं? भोजन प्लस जल, हम दोनों ग्रहण करा। अब उसमें से हमें क्या प्राप्त हुआ? तो उसमें से हमें प्राप्त हुआ कार्बोहाइड्रेट। क्या प्राप्त हुआ? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद उसमें और क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद वसा, ठीक है, उसके बाद विटामिन और जल और कुछ अन्य तत्व। तो इन्हीं सारे तत्वों का पाचन आज मैं बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां पे होगा, प्रोटीन का पाचन कैसे होगा, वसा का पाचन कैसे होगा, विटामिन का अवशोषण कैसे होगा, जल का अवशोषण कैसे होगा। तो ये सारी चीजें आज मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये सारे तत्व भोजन के अंदर पाए जाते हैं जिनसे ही हमें ऊर्जा महसूस होती है। इन्हीं को सबको कन्वर्ट करके क्या बनाता है? ऊर्जा के रूप में ग्रहण कराते हैं। ठीक है, तो हमें इन्हीं चीजों की आवश्यकता होती है प्रत्येक दिन भोजन के साथ। ठीक है, तो अब एक आपको नोट्स है, भोजन पाचन मुख्य रूप से एंजाइम द्वारा होता है। यानी अब मैं आगे आपको जो बताऊंगा तो उसमें एंजाइम का यूज मैं बताऊंगा कि इस एंजाइम ने ये पाचन किया, इस एंजाइम ने प्रोटीन का पाचन किया, इस एंजाइम ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया, इस एंजाइम ने वसा का पाचन किया। तो उन एंजाइमों के बारे में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो आपको याद ये रखना है कि जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं वो एंजाइम ही होते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन के भोजन पचाते हैं तो कौन पचाते हैं? एंजाइम। तो आगे जो चैप्टर है एंजाइम पर ही निर्भर है। ठीक है, और कौन कौन से अंगों से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आगे अब समझते हैं और बारीकी से ये सारे पाचन क्रिया। ठीक है,
तो भोजन को पाचन में सहायक अंग, अब मैं आपको अंग बताता हूं कौन कौन से अंग सहायता करते हैं भोजन को पचाने में, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ यानी कि मुंह, ठीक है। मुंह हमारा भोजन को पाचन में सहायक करता है। शुरुआत ही किससे हो जाती है? हमारे मुख से ही पाचन की शुरुआत हो जाती है। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, एक दिख रहा होगा आपको ग्रसनी और एक दिख रहा होगा ग्रसनली। अब ये दोनों क्या होते हैं? ग्रसनली उसे बोलते हैं जिससे भोजन हमारे मुख से भोजन आता है अमाशय में, ठीक है। और ग्रसनी उसे बोलते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो सांस लेने वाली नली को ग्रसनी और भोजन ले जाने वाली नली को बोलते हैं ग्रसनली। ग्रसनली को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरह से, और ग्रसनी पढ़ाऊंगा आपको श्वासन तंत्र जब पढ़ाऊंगा उसमें बहुत बारीकी से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये दोनों अलग अलग होती हैं, ग्रसनी अलग और ग्रसनली अलग, ठीक है। उसके बाद अमाशय यानी कि स्टोमक, जिसे पेट कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें भोजन बहुत ज्यादा देर रुकता है, लगभग 4 घंटे तक इसके अंदर भोजन रुकता है, जिसमें पाचन क्रिया बहुत ज्यादा होती है, इसमें भी आके कुछ ना कुछ एंजाइम मिलते हैं। उसके बाद पकवास्य। अब पकवास्य यानी कि डिडनम, ये क्या है? ये है छोटी आंत का ही ऊपरी भाग ही पकवास्य। ये एक प्रकार की छोटी आंत ही है, छोटी आंत है, लेकिन उसका ऊपरी भाग का नाम दे दिया है पकवास्य यानी डिडनम, ठीक है, जो कि आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत। उसके बाद यकृत। अब यकृत से क्या निकलता है? पित्रस निकलता है, ठीक है। तो यकृत जो आपको इधर जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है? यकृत ही है, ठीक है। और फिर पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर, ठीक है, जो कि पित्ताशय के अंदर जिसमें क्या होता है? इस पित्ताशय के अंदर पित्रस स्टोरेज होता है, ठीक है। स्टोरेज मतलब एकत्रित होता है। अगर पूछा है पित्रस निकलता है तो यकृत से, और रुकता है यानी जम जाकर रखा जाता है किसके अंदर? तो पित्ताशय के अंदर जाकर रुक जाता है, यानी कि एकत्रित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं, ये यहां पे इस जगह अंग होता है, आगे मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, जिससे अग्नाशय रस निकलता है, ठीक है। उसके बाद बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जिससे भोजन का जल का अवशोषण करता है। और उसके बाद मलाशय, जिसमें भोजन जाके जो वेस्टेज पार्ट है वो स्टोरेज हो जाता है, और उसके बाद गुदा द्वार द्वारा त्याग दिया जाता है। तो ये भोजन की पूरे अंग सारे सहायक होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं बारीकी से मनुष्य में मुख में भोजन पाचन प्रक्रिया, यानी जो मुंह से जो भोजन की पाचन प्रक्रिया हो रही है वो कैसे होती है, ठीक है। तो मनुष्य में भोजन पाचन प्रक्रिया 2 भागों में होती है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 भौतिक या यांत्रिक पाचन, नंबर 2 रासायनिक पाचन, ठीक है। अब भौतिक पाचन क्या है? भौतिक पाचन उसे कहते हैं जो अंगों द्वारा किया जाए, सीधे अंगों द्वारा, ठीक है। अब ये दोनों प्रक्रियाएं कहां पे होंगी? मुख में ही होंगी, भौतिक भी और रासायनिक भी, ठीक है। दोनों ही मुख से स्टार्ट होंगे, क्योंकि भोजन की प्रारंभ प्रक्रिया जो पाचन की होती है वो कहां से होती है? मुख से ही होती है, ठीक है। तो मैं भौतिक बता रहा हूं पहले आपको। जो भौतिक प्रक्रिया होती है यानी यांत्रिक प्रक्रिया होती है वो मुख में किन अंगों द्वारा होती है? जो 2 अंग होते हैं हमारे, एक दांत और एक जीभ यानी टंग, यानी टिथ और टंग, इनके द्वारा जो होती है भौतिक प्रक्रिया होती है, यानी ये सीधे भोजन को पचाते हैं, इनसे कोई एंजाइम नहीं निकलता, ये सीधे ही भोजन को पचाते हैं। लेकिन जो रासायनिक होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो अगर आपने जीभ और दांत वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहां ऊपर आई बटन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में, बहुत बारीकी से मैंने इन दोनों चैप्टर को कराया है, जिसमें आपको लार ग्रंथियों के बारे में बहुत बारीकी से समझाया टंग वाली वीडियो में, ठीक है। तो मुख, अब मुख के अंदर होती हैं लार ग्रंथियां, जो कि 3 प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में मैंने आपको जीभ यानी टंग वाली वीडियो में बहुत बारीकी से समझाया। नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, ठीक है, दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। अब इस लार ग्रंथि से क्या निकलती है? लार निकलती है, यानी सिलाइवा निकलती है। अब इस सिलाइवा में क्या होता है? इस सिलाइवा के अंदर होते हैं एंजाइम, ठीक है, यानी इस लार के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम, जो कि भोजन को पचाते हैं। तो देखो यहां पे एंजाइम जब आएंगे तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी? रासायनिक पाचन प्रक्रिया। और जब कोई अंग ही डायरेक्ट पचा रहा होगा, जैसे दांतों से हम काटा भोजन को, जीभ से मिलाया, ठीक है, तो वो सब क्या है? तो वो भौतिक कार्य हैं, यानी कि भौतिक यानी यांत्रिक पाचन हो रहा है, ठीक है। और जब कोई एंजाइम यानी कोई केमिकल कार्य कर रहा है तो वहां पे क्या होगा? रासायनिक पाचन, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये समझते हैं कि जो लार ग्रंथि से लार निकलती है यानी एंजाइम निकलते हैं, तो उनमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो सब पाचन किसमें हो रहा है? मुंह में। तो मुंह के अंदर जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर यानी चीनी का। तो आप देखते हो चीनी आपने खाई तो सबसे पहले किसमें घुल जाती है? मुंह के अंदर घुल जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीज जो मुंह के अंदर घुल जाए, समझ लो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है, तो वो पाचन मुंह से स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो आगे समझते हैं लार ग्रंथियों की लार से निकलने वाले एंजाइम, ठीक है। तो लार ग्रंथियों के अंदर जो लार है तो
उससे जो एंजाइम कौन कौन से निकलती है, ठीक है। तो आपको पता है लार ग्रंथि यानी स्लेवरी ग्लैंड, जिससे क्या निकलती है, स्लाइवा यानी कि लार, ठीक है। अब इससे कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं तो ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए, यानी जिसकी मात्रा लगभग 1.5 लीटर प्रत्येक दिन निकलती है। एक दिन में पूछा जाए कितनी मात्रा निकलती है लार की, तो 1.5 लीटर, यानी स्लाइवा की कितनी, 1.5 लीटर लगभग, ठीक है। जिसका पीएच मान होता है 6.8 यानी एसिटिक, जिसे अम्लीय बोलते हैं, ठीक है। तो जिसका पीएच मान 6.8 यानी 6.8 और मात्रा निकलेगी 1.5 लीटर यानी कि लगभग में, ठीक है। उसके बाद इससे 3 एंजाइम निकलते हैं। अब ये एंजाइम कौन कौन से हैं, नंबर 1 टाइलिन एंजाइम, ठीक है, नंबर 2 माल्टेज एंजाइम और नंबर 3 लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। तो ये 3 एंजाइम निकलते हैं लार के अंदर, ठीक है, जो कि भोजन को पचाते हैं। तो किस प्रकार से इनका कार्य क्या होता है, तो टाइलिंग एंजाइम का, इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि टाइलिंग एंजाइम का कार्य है, तो टाइलिंग एंजाइम का कार्य है मड यानी कि स्टार्च को माल्टोज में बदलना, यानी शर्करा में बदलना है, माल्टोज शर्करा में परिवर्तन करना, ठीक है। शर्करा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा, ठीक है। तो अब देखो मड क्या है, मड या स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को किसमें चेंज कर दिया इसने, माल्टोज यानी शर्करा में, ठीक है, किसने, टाइलिन एंजाइम ने, ठीक है। उसके बाद जो माल्टेज है, देखो यहां पे क्या है ए और यहां पे क्या है ओ, ठीक है। जो माल्टेज है वो माल्टोज शर्करा को, यानी कि जो टाइलिंग एंजाइम ने परिवर्तन करा था उसको किसमें चेंज कर देता है, ग्लूकोज में। तो आप देखते हो जब तक आप भोजन को चबाते हो तो ये वाली रासायनिक प्रक्रिया उस समय में हो जाती है, ठीक है। तो मड को किसमें बदला, माल्टोज में, और माल्टोज को किसमें बदल दिया, फिर ग्लूकोज में, ठीक है। तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम किसका है, माल्टेज का, और मड को माल्टोज में बदलने का काम किसका है, टाइलिंग एंजाइम का, ठीक है। तो ये दोनों एंजाइम आपको समझ में आ गए। उसके बाद तीसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम, जिसका काम क्या होता है, यह भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब आपने देखा होगा कि हवा के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि उड़कर हमारे भोजन के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उस भोजन को अगर हमने ग्रहण किया तो क्या होता है, तो उस कंडीशन में वो बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर चले गए, तो उन बैक्टीरिया को नष्ट करना यानी उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम किसका होता है, लाइसोजाइम एंजाइम का, ठीक है। तो बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम जो कि हानिकारक है हमारे लिए, तो उन्हें नष्ट करने का काम किसका है, लाइसोजाइम एंजाइम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है जो कि आंसू के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। पूछा जाए कि आंसू के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम, जिसकी वजह से हमारे आंखों के अंदर से भी बैक्टीरिया नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कभी कभी तेज हवा में आप जा रहे हो तो आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हवा में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं तो वो जल्दी जल्दी बैक्टीरिया आके टकराते हैं हमारी आंख से, तो उन्हें नष्ट करने के लिए हमारी आंख से फिर क्या निकलते हैं, आंसू, जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ठीक है। चलिए ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं ग्रस नली, यानी मुंह से भोजन पच गया, अब भोजन कहां पहुंचेगा, ग्रस नली में, ठीक है। यहां से भोजन पचने के बाद कहां पे आएगा, यहां पे, ठीक है। यहां के बाद इस ग्रस नली से होते हुए कहां पे आ जाएगा, फिर उसके बाद अमाशय में। तो अब समझते हैं ग्रस नली, ठीक है, यानी आहार नाल, जिसे हम 4 नाम आपको चारों याद रखनी है। ग्रस नली, देखो ग्रस नली बोला है, ग्रसनी नहीं बोला है, ग्रसनी बोलेगा तो सांस लेने वाली, और ग्रस नली यानी कि भोजन ले जाने वाली, ठीक है। आहार नाल, आहार से आपको पता है भोजन, फूड पाइप, ठीक है, यानी फूड को ले जाने वाला पाइप, इसोफेगस, इसका इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है, इसोफेगस, ठीक है। तो समझते हैं इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है भोजन का संभान करना। अब भोजन का संभान का मतलब भोजन को ले जाना, कहां से, मुख से अमाशय तक, ठीक है। तो भोजन को मुख से अमाशय तक कौन सी गति, इसके अंदर एक गति कार्य करती है, उस गति का नाम होता है किरमा कुंचन गति। तो जो भूख मतलब जो भोजन को ले जाने का काम करती है ग्रस नली, वो किरमा कुंचन गति से करती है। जो किरमा कुंचन गति का काम होता है आगे की ओर धकेलना, यानी भोजन को आगे की ओर धकेलना। तो आपने देखा होगा कभी कभी इस गति में रुकावट हो जाती है तो उस समय आपको फंदा लग जाता है, यानी आपका भोजन रुक के मुंह के ही वापस आ जाता है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होती है, इस किरमा कुंचन गति में रुकावट के कारण होती है, ठीक है। तो आगे आप समझते हैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो ग्रस नली की लंबाई 32 फीट होती है, कितनी होती है, 32 फीट लगभग में, ठीक है। उसके बाद ग्रस नली में कोई भी पाचन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंजाइम उत्सर्जित नहीं हो रहा है, कोई एंजाइम निकल ही नहीं रहा है, तो पाचन कहां से होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या है, एक रास्ता है भोजन को ले जाने का, कहां से, मुंह से पेट तक, यानी अमाशय तक, ठीक है। तो सिर्फ एक रास्ता है जो कि सिर्फ भोजन को ले जाने का काम करता है, कौन सी गति से, किरमा कुंचन गति से, ठीक है। तो भोजन में किरमा कुंचन गति से आगे बढ़ता है, यानी ग्रस नली में जो भोजन जाता है वो कौन सी गति से जाता है, किरमा कुंचन गति। ये गति का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भोजन अब कहां पे आ गया, हमारा अमाशय के अंदर आ गया, मुंह में पचा, टाइलिन एंजाइम, माल्टेज एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम ने उन्हें पचाया, उसके बाद ग्रस नली ने उसे आगे की ओर पहुंचा के कहां पहुंचा दिया, अमाशय के अंदर। तो आगे आप समझते हैं अमाशय यानी कि स्टमक, जिसे पेट कहते हैं, ठीक है। तो अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से, कार्डियक, फडिक,
पाइलोरिक। इन 3 भागों में इसको बांटा गया है, किसे, अमाशय को। ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं इस वाले डायग्राम से बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है आप समझ सकते हैं कौन सा है, कार्डियक भाग। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भाग कौन सा, कार्डियक भाग। ठीक है, ये वाला कौन सा, फर्टिस, देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ये वाला भाग कौन सा है, पाइलोरिक। ये सब कौन सा है, पाइलोरिक। और ये कौन सा कहलाएगा, शेषाग्र। ठीक है, ये सारा बाकी शेष जो बच गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यानी कि जो मतलब अमाशय कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब इन तीनों भागों के कार्य समझते हैं। ठीक है, तो पहला भाग जो होता है कार्डियक। ठीक है, कार्डियक में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जिससे क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ठीक है, जिसका काम होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि मुंह में लाइसोजाइम एंजाइम से नष्ट नहीं हो पाए। ठीक है, जो मुंह के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम था उसने भी जीवाणु नष्ट करे थे, लेकिन कुछ ऐसे कठोर यानी कि बड़े जीवाणु होते हैं जो कि लाइसोजाइम से नष्ट नहीं हो पाए, तो उन्हें फिर नष्ट करने के लिए कौन कार्य करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जो कि भोजन को अम्लीय भी बना देता है। ठीक है, तो अब देखो अम्ल है तो अम्लीय प्रवृत्ति का बना देगा, जिससे टाइलिन एंजाइम की क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब जब ये भोजन में जाके मिलता है तो टाइलिन जो अपनी क्रिया कर रहा है उसको तो समाप्त कर देता है, और जो भोजन के साथ में जो जीवाणु आ गए हैं उन्हें नष्ट कर देता है। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और ये भोजन को कैसे बना देता है, अम्लीय। अब 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन, वो अम्लीय में ही कार्य करते हैं, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आया कि कार्डियक भाग में ऑक्जेंटिक कोशिका से, कौन सी कोशिका से, ऑक्जेंटिक कोशिका से एक अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका काम क्या होता है, जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है, तो ये भोजन अधिक समय तक, अब कौन सा दूसरा भाग, फटिग। ठीक है, भोजन अधिक समय तक अग्नाशय में रोक कर रखता है। ठीक है, कौन, फटिग। इसी वजह से भोजन सबसे ज्यादा देर किसमें रुकता है, अमाशय में। तो इसी वजह से हमें भूख नहीं लगती है। जब तक भोजन हमारे पेट में रहता है तो हम अरे खा लिया खाना, मुझे भूख नहीं लग रही है। जैसे ये भोजन इससे निकलता है, आगे की ओर बढ़ता है, तो रूजी इसके अंदर, अब देखो फटिग में क्या पाई जाती है, रूजी पाई जाती है, रूजी, जिसकी संरचना क्या होती है, कांटेनुमा होती है। कैसी होती है, कांटेनुमा। अब ये जो, जब ये रूजी हमारे जब भूख लगती है तो ये रूजी ही चुभने लगती है। जब देखा होगा ये भोजन आगे की ओर बढ़ गया तो हमारा पेट खाली हो जाता है। ठीक है, तो हमें भूख सी लगती है, तो भूख लगने का कारण क्या है, रुचि का चुभना। ठीक है, तो कभी कभी आपको ज्यादा भूख लगती है तो आपको ऐसा लगता है आपके दर्द सा महसूस हो रहा है, चुभ रहा है, जैसे बोलते हैं चूहे लौट रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो इस रुचि का चुभना ही कहलाता है कि चूहे से लौट रहे हैं। ठीक है, आगे आपको एक नोट से याद रखना है, जो अमाशय में भोजन है लगभग 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक, 4 घंटे तक, यानी सबसे ज्यादा जो टाइम रहता है भोजन किसमें रहता है, अमाशय के अंदर ही रहता है, यानी पेट के अंदर। ठीक है, जनरली ये पेट भरेगा तभी तो पेट के अंदर भोजन रहेगा। ठीक है, पाइलोरिक भाग में, अब देखो पाइलोरिक वाला भाग यानी तीसरा वाला भाग, ठीक है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, ये बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, तो पाइलोरिक भाग में क्या पाई, जठर ग्रंथि, जिसे पाइलोरिक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पाइलोरिक भाग में तो पाइलोरिक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जिससे जठर रस निकलता है, यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कौन सी ग्रंथि से, जठर ग्रंथि से। तो पूछा जाता है जठर रस निकलता है पाइलोरिक ग्रंथि या जठर ग्रंथि से। ठीक है, अब जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, कितने, 2। कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, अब इन दोनों एंजाइम को समझते हैं। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, यानी परिवर्तन कर देता है, किसमें, पेप्टॉन्स में। तो प्रोटीन का पाचन कहां पे हो रहा है, अमाशय के अंदर। तो पूछा जाए प्रोटीन का पाचन कहां पे होगा, अमाशय में। और मुंह के अंदर क्या पचाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसमें कि 2 एंजाइम पाए जाते हैं जठर रस में, कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन, जो कि पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल देता है, और रेनिन एक दूध के अंदर प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है कैसीन प्रोटीन। कौन सा, कैसीन प्रोटीन। ठीक है, जो कि इसको परिवर्तन कर देता है किसमें, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। ठीक है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, जो कि प्रोटीन ही होता है एक टाइप का, जो पाया जाता है दही के अंदर। किसके अंदर, दही के अंदर। ठीक है, तो आपने देखा होगा जनरली छोटे बच्चे दूध पीते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, तो वो कौन से, उनके अंदर ये रेनिन एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इस कैसीन को परिवर्तन किसमें कर देते हैं, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। तो आपने देखा होगा वो दूध पिया और उसके बाद वो दही के रूप में उसे लौट देते हैं, दही के रूप में बाहर फेंक देते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो रेनिन एंजाइम है उसे उसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पेट में कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। ठीक है, तो जितना हजम हुआ उतना हजम किया, जो ज्यादा हजम नहीं हुआ तो उन्होंने उसे वापस कर दिया दही के रूप में। ठीक है, तो आपने एक और देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आप
दादाजी या बाबा जी, आप ये दूध का सेवन ना कीजिएगा, आप दही का सेवन कीजिएगा सीधे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो बुजुर्ग होते हैं उनके अंदर ये रेनिन एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाता है, इतना बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से उन्हें सलाह दी जाती है कि आप दूध की जगह सीधे दही का सेवन करिए, ताकि आपका रेनिन एंजाइम समाप्त हो गया है तो इसकी वजह से आपको कोई भी तकलीफ ना हो, ताकि उन व्यक्तियों को दूध हजम नहीं हो पाता है बुजुर्गों को। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रेनिन एंजाइम सक्रिय नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे समझते हैं, छोटी आंत के कुछ भाग होते हैं ग्रहणी और पक्वास्य, ठीक है। तो ये क्या है? जिसे डिडनम बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरी क्या है? छोटी आंत, ठीक है। ये पूरी क्या है? छोटी आंत, जिसका ये पहला वाला भाग, शुरू का भाग जो कि अमाशय से जुड़ा होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिडनम। क्या बोलते हैं? डिडनम, ठीक है। तो देखते हैं, ये यहां समझते हैं, ये छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग होता है। कैसा होता है? सबसे ऊपरी भाग होता है, जहां भोजन में यकृत से, यानी कि यकृत यानी कि लीवर से, ठीक है, निकलने वाला पित्तरस, तो इस यकृत से एक रस निकलता है, यहां से कौन सा? पित्तरस, ठीक है। अब ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है सी के आकार का, अगर इसका डिडनम का आकार पूछा जाए सी या यू, देखो यू भी समझ सकते हैं, इधर से साइड से देखोगे, इधर से देखोगे यू, और ऐसे ही इधर से ऐसे करके खड़े होकर देखोगे तो क्या लगेगा आपको? सी, ठीक है। तो इसका यू या सी के आकार का इसका आकार होता है, किसका? डिडनम का। ये पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो पित्तरस यानी कि बाइल जूस निकलता है किसके अंदर से? यकृत के अंदर से, ठीक है, जो कि भोजन को अम्लीय होता है। आपको पता है भोजन की प्रकृति कैसी थी? अम्लीय थी, क्योंकि उसमें क्या मिला था? HCl, अमाशय में, ठीक है। अब उसको किस में चेंज कर देता है? क्षारीय बना देता है। कौन सा? ये पित्तरस, ठीक है। तो भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय। कहां पे? छोटी आंत के डिडनम में, यानी पक्वास्य में, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो छोटी आंत का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? पक्वास्य यानी डिडनम, जिसमें से यकृत से एक रस निकलेगा, पित्तरस, जो कि भोजन में आके मिल जाता है, और जो भोजन की प्रकृति कैसा बना देता है? क्षारीय, ठीक है। अब उसके बाद जो पित्तरस है, जिसका पीएच मान से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका पीएच मान होता है 7.7, यानी कि 7.7, ठीक है। और जो प्रकृति पूछी जाए तो कैसी होगी? क्षारीय। और रंग पूछा जाए तो पीले हरे रंग का लगभग होता है, ठीक है। कौन? पित्तरस। उसके बाद इसके एक दूसरा अंग होता है अग्नाशय, ठीक है। तो यकृत से कौन सा निकला? पित्तरस, ठीक है। कहां पे आके मिला? पक्वास्य में, यानी ग्रहणी में, ठीक है। उसके बाद अग्नाशय यानी पैनक्रियाज जो अंग होता है, इससे रस निकलता है अग्नाशय रस। कौन सा रस? अग्नाशय रस, जिसमें कि 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये भी कहां आके मिलता है? ये भी छोटी आंत का जो भाग है ग्रहणी यानी कि पक्वास्य, उसी में आके मिलता है अग्नाशय रस भी, ठीक है। तो इधर से आया पित्तरस और उधर से क्या आया? अग्नाशय रस, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को सक्रिय करने वाले हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो एक होता है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन किसे सक्रिय करता है? अग्नाशय रस को, ठीक है। जैसे ही भोजन पक्वास्य में आया, ग्रहणी में आया, तो सिक्रेटिन हार्मोन एकदम उत्सर्जित हो जाता है, जो कि सक्रिय कर देता है अग्नाशय रस को। अरे जल्दी से ने आओ, जल्दी से ने इस भोजन को आप मिलो, इस भोजन में आके मिलो। किसमें? पक्वास्य के अंदर आके। क्यों? क्योंकि भोजन आ चुका है, ठीक है। कौन बोलता है? ये सिक्रेटेड हार्मोन, ठीक है, जिसे अग्नाशय रस से। और एक दूसरा हार्मोन होता है कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन। कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो कि पित्तरस को स्रावित करने के लिए सक्रिय होता है, ठीक है। अब इधर से कैल्सिस्टिन हार्मोन गया, उधर कौन सा जाएगा? कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ठीक है, जो कि पित्तरस को स्रावित करने के लिए उससे बोलेगा यकृत से, अरे जल्दी छोड़ो, पित्तरस छोड़ो, पित्तरस छोड़ो। क्यों? क्योंकि भोजन आ चुका है, ठीक है, जो कि डिडनम में मिल जाते हैं ये दोनों, अग्नाशय रस भी और पित्तरस भी, ठीक है। तो चलिए यहां से मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखो ये क्या है? ये देख रहे होगे आप, क्या है? पित्तरस। ये जो आपको दिख रहा है नाशपाती के आकार का, ये है पित्ताशय, जिसमें जब पित्तरस से, ठीक है, सॉरी यकृत से, जब यकृत से ये पित्तरस ज्यादा स्रावित हो जाता है, तो ये इस अग्नाशय के पित्ताशय के अंदर जाके स्टोरेज हो जाता है। कौन सा? पित्तरस, ठीक है। तो पूछा जाए पित्तरस निकलता है तो निकलता है यकृत से, और एकत्रित होता है यानी स्टोरेज होता है तो वो होता है पित्ताशय के अंदर, ठीक है। अब जब भोजन इसके अंदर आ गया, ठीक है, किसके अंदर? पक्वाशय यानी डिडनम के अंदर। अब यहां से निकलेगा कौन सा रस? पित्तरस, ठीक है। और इधर से आएगा कौन सा रस? ये क्या है? अग्नाशय। तो ये आएगा अग्नाशय रस, और ये दोनों आके किस में मिल जाएंगे? भोजन में आके मिल जाते हैं, ठीक है। और भोजन को फिर क्या करते हैं? ये पाचन करने में सहायक होते हैं, ठीक है। अब जो अग्नाशय रस है, इसके अंदर से 3 एंजाइम निकलते हैं। मैंने बताया कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है, जिसको आप ट्रिक याद रख सकते हो, टाल, टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज और एल से लाइपेज, ठीक है। और ये दोनों क्या है? हार्मोन, इन्हें सक्रिय करने वाले, ठीक है। तो अब इन तीनों एंजाइम का कार्य समझते हैं। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम, अब जो प्रोटीन है, अब प्रोटीन और जो पेप्टॉन्स, अब देखो कुछ प्रोटीन ऐसा होते हैं जो कि
उससे नहीं पच पाते हैं, किससे, जो कि हमने आपको अभी पीछे पढ़ाया था, पेप्टोन्स, ठीक है, प्रोप्टॉन्स को चेंज कर रहा था कौन सा एंजाइम, यानी कि हमारा जो अमाशय में था, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। अब उस पेप्सिन से कुछ प्रोटीन नहीं पच पाया, यानी नहीं पाचन हो पाया, तो उसको फिर परिवर्तन करने का काम कौन करता है, उसको करता है फिर अगला एंजाइम ट्रिप्सिन, जो कि किस में पाया जाता है, अग्नाशय के अंदर, ठीक है। तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन एंजाइम निकला जो कि प्रोटीन और पेप्टॉन्स को, इन दोनों को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, ये कर देता है पॉलीपेप्टाइज में, पॉलीपेप्टाइज में कन्वर्ट कर देता है, कौन सा, ट्रिप्सिन, ठीक है। उसके बाद एमाइलेज जो होता है, ये तीनों क्या है, एंजाइम, कहां से निकल रहा है, अग्नाशय रस से, ठीक है, जो कि मड स्टार्च, अब देखो कुछ मड स्टार्च को पाचन करवाया था कहां पे, मुंह के अंदर, जो कि टाइलिन एंजाइम ने किया। अब कुछ मड स्टार्च ऐसा होता है जो कि पच नहीं पाता है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे जो बच गया उसको फिर पचाएगा कौन, एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज, जो कि किस में चेंज कर देगा, शर्करा यानी ग्लूकोज में, शर्करा यानी कि ग्लूकोज में चेंज कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा होता है लाइपेज, ठीक है। अब लाइपेज क्या करता है, बसा को, ठीक है, अब बसा भी रह गया, तो बसा को परिवर्तन कर देता है किसमें, ये कर देता है ग्लिसरॉल या बसा अम्ल में, यानी फैटी एसिड में, ठीक है, या ग्लिसरॉल के अंदर। तो अब देखो इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अग्नाशय रस है वो कार्य करता है, तो वो संपूर्ण पाचन कार्य करता है, यानी कि देखो यहां पे तीनों चीजों को पचा रहा है, प्रोटीन को भी पचा रहा है, कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था, मड स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट को भी पचा रहा है, और बसा को भी पचा रहा है। तो ये संपूर्ण पाचन वाला क्या है, एंजाइम है, कौन सा, अग्नाशय रस, ठीक है। तो इसमें संपूर्ण पाचन के एंजाइम पाए जाते हैं, यानी तीनों को पचाने का काम करता है अग्नाशय रस, ठीक है। अब इसको याद रख सकते हो आप टाल से, टाल ट्रिक से, टी से ट्रिप्सिन, ए से एमाइलेज और एल से लाइपेज, ठीक है। लाइपेज किसे पचाएगा, बसा को, एमाइलेज किसे पचाएगा, स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को, और ट्रिप्सिन किसे पचाएगा, प्रोटीन को, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं अब छोटी आंत, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके तीन भाग होते हैं, डिडनम, जिजुनम और इलियम, ठीक है। तो देख सकते हो पहला डिडनम जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया, दूसरा क्या है, जिजुनम, और तीसरा क्या है, इलियम, ठीक है। यहां से समझ सकते हो, देखो ये पहला वाला भाग डिडनम, दूसरा जिजुनम और तीसरा इलियम, ठीक है, ये तीनों भाग होते हैं। ये भोजन, यहां भोजन पूर्ण पाचन होता है, यानी फाइनल डाइजेशन होती है यहां पे भोजन की, ठीक है, कहां है, छोटी आंत के अंदर, ठीक है, फाइनल डाइजेशन, ठीक है। फाइनल डाइजेशन का मतलब यहां पे पूर्ण पाचन होता है, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे तीनों चीजें पच रही हैं, तीनों चीजों का मतलब प्रोटीन भी पच रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी पच रहा है, और क्या पच रहा है, बसा का भी पाचन हो रहा है, ठीक है। यहां भोजन पचे हुए, यहां पचे हुए भोजन का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन भी होता है, जो भोजन पच गया उसके अंदर से क्या एब्जॉर्प्शन भी होता है, मैंने बताया था, यानी पचे हुए भोजन से क्या तत्व निकाले जाते हैं, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट है, इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर यानी कि 22 फीट होती है। देखो ये नाम की छोटी आंत है, लेकिन अगर इसका लंबाई लेंथ पूछी जाए तो इसकी बड़ी आंत से भी ज्यादा होती है, ठीक है, किसकी, छोटी आंत की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिकुड़ी हुई सी होती है, ठीक है। अब देखो सिक्रेटिन हार्मोन जो है वो किससे निकलता है, इस छोटी आंत से ही उत्सर्जित होता है, ठीक है, जो कि अग्नाशय रस को सक्रिय करता है। और कैलोसिस्टीन हार्मोन भी निकलता है, वो भी किससे निकलता है, छोटी आंत से निकलता है, जो कि पित्तरस को सक्रिय करता है, ठीक है। इसकी दीवारों पर अनियंत्रित रस निकलता है, जिसमें एंजाइम पाई जाती है, अनियंत्रित रस निकलता है इसकी दीवारों से भी, किसकी, छोटी आंत के भी, जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से, इरेप्सिन, ठीक है। तो अब देखो तीन एंजाइम हो गए, एक हो गए पेप्सिन जो किसमें मिला था, अमाशय में, एक मिला था ट्रिप्सिन जो किसमें मिला था, अग्नाशय के रस से, ठीक है। अब मिला तीसरा कौन सा मिला, इरेप्सिन, जो कि छोटी आंत से निकलता है, ठीक है, कौन से रस से, अनियंत्रित रस से, ठीक है। इरेप्सिन किसे पचाएगा, प्रोटीन को। अब जो देखो सारा प्रोटीन तो नहीं पचा होगा, कुछ प्रोटीन रह जाता है, तो उसे कौन पचाता है, फिर इरेप्सिन। तो इसी वजह से बोलते हैं इसमें पूर्ण पाचन होता है, फाइनल डाइजेशन होता है, ठीक है, जो बचा कुचा सारा का सारा इसमें पच जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है, अमीनो अम्ल में, किसमें चेंज कर देगा, अमीनो अम्ल में, ठीक है। अब जो प्रोटीन के सारे रूप यानी पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स, इन सबको भी ये चेंज कर देता है अमीनो अम्ल में ही, कौन, इरेप्सिन, ठीक है। कहां से निकलता है, छोटी आंत से, कौन से, अनियंत्रित रस से, ठीक है। उसके बाद सुक्रेज, अब सुक्रेज जो एक होता है उसको पचाने का काम करता है सुक्रोज, ठीक है। सुक्रेज एंजाइम को किसे पचाता है, सुक्रोज को। तो ये सब क्या है, एंजाइम, ये पचाने वाले तत्व, ठीक है। और सुक्रोज को किसमें चेंज कर देता है, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज में, ठीक है। तो सुक्रोज को किसमें चेंज कर देता है, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज। अब सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक चीनी है, शुगर है, जो हम मीठा खाते हैं ना, वही क्या है, सुक्रोज। और देखो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो मैंने बताया मीठा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, किसे पचाया, इसमें फ्रुक्टोज या ग्लूकोज में, ठीक है। और फ्रुक्टोज किससे प्राप्त होता है, शहद से। तो देखा होगा कभी कभी आपको डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि आप शहद को लीजिएगा, चीनी मत खाइए, क्यों,
क्योंकि शहद क्या है, ये डायरेक्ट हमें इसे हजम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने आप में ये एक प्रकार का तत्व हो जाएगा जो कि हमारा पाचन बिल्कुल इसका पूर्ण हुआ होगा। ठीक है, देखो सुक्रोज को तो फिर सुक्रेज जो है सुक्रोज को पचाएगा यानी चीनी को पचाएगा, लेकिन ये अपने आप में फ्रुक्टोज बना हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद लैक्टेज। अब लैक्टेज जो एंजाइम है वो किसे पचाता है, लैक्टोज को। देखो नाम से ही है, बस ए ओ का अंतर है। ठीक है, तो ये लैक्टेज एंजाइम ये पूछा जाता है कहां पे पाया जाता है। ठीक है, यानी लैक्टोज किस में मिलता है, तो ये लैक्टोज मिलता है दूध के अंदर। दूध के अंदर जो पाया जाने वाला प्रोटीन है, एक प्रकार का फैट है ये। ठीक है, दूध के अंदर का फैट। ठीक है, तो देखो यहां भी तीनों चीजें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये फैट यानी बसा। ठीक है, तो ये दूध के अंदर जो बसा पाया जाता है लैक्टोज होता है। ठीक है, तो इसको किसमें चेंज कर देता है, ये ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है कौन, लैक्टेज। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जिसे हमने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं और आप हमारे दूसरा न्यूज चैनल हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको सारे गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले मिल जाए।